हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों के द्वारा अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा अटल टस्सरी जो स्टार्ट किया गया है, उसमें आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह जो होगा वो फ्री टेस्ट का लास्ट सेट है। इसके बाद अब आपको जो भी मिलेगा वो पेड फॉर्म में मिलेगा। पेड टेस्ट का जो प्राइस है वो 499 रुपीज़ है, लेकिन अभी आपको ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में यह सेट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन है 1902, 1905, 1906 और 1909। क्या 1902 में? नहीं। 1902 में याद रखिएगा, 1902 में जो अधिवेशन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1905, हाँ तो ये आपका सही आंसर है। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था। 1906 की अगर बात करते हैं तो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और 1909 में लाहौर में हुआ था अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर जो होगा वो होगा 1905। 1905 का जो बनारस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले से और भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की गई थी। इन्होंने एक नेशन नामक पत्रिका भी लिखा था और इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो यह सब कुछ तथ्य हैं जो गोपाल कृष्ण गोखले से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अभी हम लोगों ने देखा कि 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी यहाँ पूछ रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उन्होंने भाग कब लिया था, तो जब कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, आप लोग पढ़े होंगे कि बंबई में अधिवेशन हुआ था जिसमें कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें एक कौन थे? गोपाल कृष्ण सॉरी दादा भाई नौरोजी भी थे। तो अगर सर्वप्रथम भाग तो ये प्रथम अधिवेशन में ही लिए थे, लेकिन अध्यक्षता की अगर बात किया जाए तो इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया है। सबसे पहले 1886 में जो कि कलकत्ता का अधिवेशन था, फिर उसके बाद 1893 में जो कि कहाँ का था? लाहौर का अधिवेशन था। और फिर उसके बाद 1906 में जो कि कलकत्ता का अधिवेशन था। और यही 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था। तो यही 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था। ये तो हो गई कांग्रेस से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड। भाई दादा भाई नौरोजी से जो कुछ चीजें और भी आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये याद रखिएगा कि 1843 में इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत भी दिए थे। तो ये सब कुछ तथ्य है जो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? वो सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत होता है, इसका सिंपल सा अगर अर्थ समझा जाए तो वो यह होता है कि दो विचारों का आपस में टकराव के बाद जो एक नया विचार उत्पन्न होता है उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपको बताना है। उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, बिल्कुल सही है। उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 26 अगस्त। कहीं कहीं कोई बुक में आपको 27 अगस्त भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सिंपल सा याद रखिएगा, उनका जन्म जो है वो अगस्त 1910 में हुआ था। वो 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही उन्होंने सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया था। मृत्यु के समय वो भारतीय नागरिक नहीं थी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई है 5 सितंबर 1997 को कलकत्ता में। ठीक है, कब मृत्यु हुई है? 5 सितंबर 1997 को कलकत्ता में। जबकि
अगर बात करते हैं मदर टेरेसा की, तो वो सबसे पहले 1929 में भारत आई थी और 1947 में उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी, और फिर 1980 में उनको भारत रत्न भी दिया जाता है, और फिर 1997 में उनका डेथ होता है। तो ये जो सी होगा वो गलत है। फिर है कि एक समय वो कलकत्ता में शिक्षक थी, बिल्कुल। मदर टेरेसा जी जो थी वो कलकत्ता के सेंट मार्गरेट स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए लगभग 20 वर्षों तक अध्यापन का कार्य की थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की अगर बात कीजिएगा तो 1941 में जो अमेरिका का नौसैनिक हवा अड्डा था, जिसको कि पर्ल हार्बर कहा जाता है, इस पर जापान ने हमला कर दिया था, और इसी के परिणाम स्वरूप यूएसए जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्ल हार्बर पर आक्रमण। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते हैं? देखिए, ये जो कल्लार है ये एक्चुअली दक्षिणी भारत की जो 3 संबंधित जातियों में से एक है। वो कौन कौन सी है 3 संबंधी जातियां? एक है कल्लार, आप लोग पढ़े होंगे, और दूसरा था मारवाड़, और तीसरा था अगमुदयार। ठीक है, यही जो 3 संबंधी जातियों थे उसी में से एक है दक्षिणी भारत का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यह किस भारतीय नेता का सुझाव का परिणाम था? महात्मा गांधी जी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी। पंचायती राज की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंचायती राज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तथ्य। प्रथम बार अगर पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। एक इससे संबंधित है अनुच्छेद 40, जो कि राज्यों में पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। एक याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, जिसमें कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला था, और इसके द्वारा ही संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। सही सुमेलित कौन है, यह आपको बताना है। हिंद स्वराज अबुल कलाम आजाद बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंद स्वराज की अगर बात कीजिएगा तब आपको याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से याद रखिएगा यंग इंडियन, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सब जो है वो महात्मा गांधी। एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। कॉमनवेल्थ बाल गंगाधर तिलक, ये भी गलत है। कॉमनवेल्थ को फिर से याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा एनी बेसेंट। और उसके बाद है इंडियन बेंच फ्रीडम महात्मा गांधी, ये भी गलत है, क्योंकि इंडियन बेंच फ्रीडम जो है वो किन की रचना है? अबुल कलाम आजाद की है। इंडिया बेंच फ्रीडम हो गया, अल हिलाल हो गया, गुबारे खातिर हो गया, ये सब जो है वो अबुल कलाम आजाद की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एनी बेसेंट न्यू इंडिया। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण जो है वो किसने लिखा था? तो बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण जो है वो मनुबहन के द्वारा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडियन मीन्स फ्रीडम पुस्तक जो है वो किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और यह पुस्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करते हैं अबुल कलाम आजाद की, तो अबुल कलाम याद से याद रखिएगा ये सबसे अधिक समय तक और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। आप लोगों को याद होगा कि 1940 में अधिवेशन होता है कहाँ? रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अबुल कलाम आजाद। और इसके बाद फिर डायरेक्ट अधिवेशन होता है 1946 में मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जेवी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो 1940 से लेकर 1946 का जो टेन्योर है, ये सबसे अधिक समय तक आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो था वो कांग्रेस की 1923 में जो दिल्ली में कांग्रेस का विशेष सत्र की अध्यक्षता भी जो है वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारतीय खिलाफत समिति के संस्थापक सदस्य भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वो होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक की यह रचना है जो कि उन्होंने कब किया था, जब वो बर्मा के मांडले जेल में थे तब उन्होंने किया था। और यह जो गीता रहस्य है इसमें एक्चुअली श्रीमद् भागवत गीता के जो कर्म योग है उसकी व्याख्या किया गया है। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक से आप लोग याद रखिएगा दैनिक केसरी, मराठा, गीता रहस्य, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वो नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष की कौन सी पुस्तक है। अरविंद घोष की पुस्तक है द लाइफ डिफाइन। देखिए द लाइफ डिफाइन हो गया, युगांतर हो गया, सावित्री हो गया, कर्मयोगी हो गया, वंदे मातरम हो गया, ये सब जो है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द लाइफ डिवाइन, युगांतर, सावित्री, वंदे मातरम, कर्मयोगी। इतना नाम आपको ध्यान रखना है। अरविंद घोष से और भी कुछ चीजें याद रखना है। अरविंद घोष ही कहे थे कि स्वराज की प्राप्ति जो है वो ईश्वर में विश्वास के द्वारा ही संभव है। इन्होंने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया था। साथ ही साथ अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक भी जो है वो अरविंद घोष को माना जाता है। एक आप लोगों को नाम याद होगा, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो था वो अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन एकदम एज इट इज पूछा गया है बीपीएससी में कि लॉर्ड मिंटो जो था वो किस व्यक्ति को सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था। तो यही अरविंद घोष को इसने सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद क्वेश्चन, हाँ अच्छा, अनहैप्पी इंडिया पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक, तो यही गलत है। ठीक है, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही है। इंडिया बिन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही है। और प्रोपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, यह भी बिल्कुल सही है। तो अनहैप्पी इंडिया जो है वो बाल गंगाधर तिलक ना होकर लाला लाजपत राय होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो पुस्तक है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें कि सर्वप्रथम धन की निकासी की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पुस्तक और उससे रिलेटेड नाम दिए गए हैं। कह रहा है लॉरी कॉलिंस एंड डेमोनिक लेपोरियर, फ्रीडम एंड मिगनाइट। ठीक है, तो यह तो बिल्कुल सही है। फिर है दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, यह भी सही है। के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये गलत है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो पुस्तक है वो के अजीज के द्वारा लिखी गई नहीं पुस्तक है, बल्कि डॉक्टर रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो सी जो है वो गलत है। फिर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया बिन्स फ्रीडम, ये बिल्कुल सही है। इंडिया बिन्स फ्रीडम जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम की आजाद की रचना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। आगे है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अभी ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये इसके लेखक कौन है, रफीक जकारिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और फिर 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खान। ये अंतरिम सरकार में कौन क्या मंत्री था, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लियाकत अली खान जो थे वो वित्त मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग दिया गया था, जॉन मथाई को उद्योग विभाग, राजेंद्र प्रसाद को कृषि विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो अंतरिम सरकार में मंत्री थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 18
कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल था इनके पास, तो यह तो थे। बलदेव सिंह बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके पास भी रक्षा विभाग था। फिर है अली जहीर, सैयद अली जहीर इनका एक्चुअली नाम है। तो सैयद अली जहीर भी जो थे वो कानून विभाग इनके पास था, तो ये भी थे। बी आर अम्बेडकर नहीं थे। यहाँ अंतरिम सरकार आपसे पूछ रहा है। अगर यही पूछ देता कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 की अगर बात करेगा तब होंगे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 में विधि विभाग इनके पास था, लेकिन अंतरिम सरकार में ये सदस्य नहीं थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, यह आपसे पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू अभी हम लोगों ने देखा बिल्कुल थे। ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग था इनके पास। लियाकत अली खां, वित्त मंत्रालय था इनके पास। अबुल कलाम आजाद ये नहीं थे, क्योंकि अबुल कलाम आजाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भले शिक्षा विभाग था, लेकिन अंतरिम सरकार में ये मंत्री नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो था वो इनके पास था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो मुस्लिम लीग जो था वो बंगाल प्रांत में अपना सरकार बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल प्रांत में। मुस्लिम लीग से कुछ चीजें याद रखिएगा। मुस्लिम लीग जो था वो एक डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। और एक और डेट याद रखिएगा, 27 मार्च 1947, 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपको ध्यान रखना है। 16 अगस्त 1946 को क्या, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि जो है वो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, अभी इसी की जिक्र हम लोग कर रहे थे, तो सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कब मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, और वो है 16 अगस्त 1946 को। अच्छा, ये तो आप लोग सबको याद होगा, मोस्टली लोगों को याद होगा कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो था वो सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मुस्लिम लीग जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया वो सर्वप्रथम कहाँ मनाया था, तो सर्वप्रथम मनाया था कलकत्ता में, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूके यानी ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। तो ब्रिटेन में उस समय कौन प्रधानमंत्री था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटले। तो ये जो क्लेमेंट एटली था उसका टेन्योर कब से कब तक था? देखिए ना, 1945 से लेकर 1951 तक उसका टेन्योर था। तो भारत स्वतंत्रता प्राप्त इसी टेन्योर में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अच्छा यहाँ आपसे पार्टी पूछ रहा है तो वो लेबर पार्टी से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेबर पार्टी। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यही था, क्लेमेंट एटली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। और इसका टेन्योर कब से कब तक था? 1945 से लेकर 1951 तक। क्लियर हो गया? चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो आप लोगों को याद होगा ये डेट था 20 फरवरी 1947। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड क्लेमेंट एटले, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया था कि हम जून 1948 तक जो प्रभुसत्ता है वो भारतीय के हाथ में दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 फरवरी 1947 को। आगे है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वायसराय के रूप में भारत आया था, बिल्कुल सही बात है। आप लोग पढ़े होंगे लॉर्ड माउंटबेटन का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। तो यहाँ आपसे क्या क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने के विदेश हिदायत के साथ आया था? नहीं, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विदेश हिदायत के साथ आया था, ये बिल्कुल सही है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वायसराय के रूप में भारत आया था। क्यों? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विदेश
विशेष हिदायत के साथ आया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 और अगस्त 1946। आप लोग पढ़े होंगे कि यह जो अधिनियम था वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है वो निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसको किस नाम से जाना गया? माउंट बेटन योजना के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट बेटन योजना के नाम से इसको जाना गया। आगे है राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग जो है वो राजनीतिक हथियार के रूप में किया है? देखिए, बायकॉट, घेराव, बंद और हड़ताल। तो ये होगा बायकॉट। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि एक आयरलैंड का एक जमींदार का एजेंट था जिसका नाम था कैप्टन चार्ल्स बायकॉट, उसी के नाम पे ये जो है वो रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़े होंगे कि दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर है कि अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। अल हिलाल जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। लाला लाजपत राय जो है वो द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। यह गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लाला लाजपत राय जो थे वही द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित थे। तो ये तीसरा जो है वो आपका सही आंसर होगा। सॉरी, मतलब तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। फिर है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। यह जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आप लोग पढ़े होंगे कि किया गया था हिंदू कॉलेज का यह स्थापना। तो यहाँ पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। क्लियर है? तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 1, 2 और 4 जो है वो सही है और 3 जो है वो गलत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना जो है वो कालक्रम के अनुसार से तीसरे स्थान पर आती है, यह आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये होगा 1917। असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो यह हो जाएगा 1920। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं तब हो जाएगा 1942। और अगर डांडी मार्च की अगर बात करते हैं तो डांडी मार्च हो जाएगा मार्च 1930। अब आपसे पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर ये हो गया, दूसरे स्थान पर ये हो गया, तीसरे स्थान पर ये हो गया और चौथे स्थान पर ये हो गया। आपसे तीसरा पूछ रहा है तो डांडी मार्च जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान जो है वो अरुणा आसफ अली के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो थी वो 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व की थी। फिर जाकर 1948 में अरुणा आसफ अली जो है वो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाती हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है वो किसने कही थी? तो यह बात जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह बात जो है वो कहा गया था। देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस में
अब तो बीपीएससी नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग नेगेटिव लेने का कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कहीं लगे, जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को हिंसक और अभक्त कानूनों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी भूल करेंगे। मतलब यहाँ यूनाइट करने की बात कही गई है, और यूनाइट करने की बात सबसे ज़्यादा जो बात कही है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही कहा गया है आज़ादी के समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर देखा जाए तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। भारत के में जो एकीकरण के में इनका योगदान है, इसीलिए इनको जो है वो भारत के लौह पुरुष के रूप में नाम में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था किसने, मौलाना हजरत मोहानी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा सबसे पहले जो मांग है वो उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने बताया था। तो भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी जो है वो किसके द्वारा बताया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी इनको इसको बताया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात कीजिएगा तो ये 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान के रूप में विभाजन करके ब्रिटिश हाथों में भारतीय हत्थों का सत्ता हस्तांतरण का कार्य जो है वो यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। तो सर्वदलीय मुस्लिम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया था, आगा खां के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। आगा खां जो था वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रारंभिक वर्षों में अध्यक्ष रहा था, और अलीगढ़ में मुस्लिम महाविश्वविद्यालय को दर्जा दिलाने के लिए उसने एक कोष का भी गठन किया था, और जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसी के जवाब में 31 दिसंबर 1928 को आगा खां की अध्यक्षता में ही दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन जो है वो बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित घटनाओं को किस कालानुक्रम में घटित हुआ है यह आपको बताना है। सबसे पहले है चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना की अगर बात कीजिएगा तो ये हुआ था 1922 में। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो यह भी कब हुआ है, 1919 में ही हुआ है। और चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये हुआ है 1917 में। अब देखिए यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट सत्याग्रह जो है वो 1919 में हुआ है। ये हुआ है कब, 13 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ से अब आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको सही से अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। मतलब सी में सबसे पहले यहाँ पे कौन होगा, सबसे पहले होगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके बाद ही तो नहीं, पहले आएगा रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर आएगा चौरी चौरा की घटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ क्या क्या है, रॉलेट अधिनियम 1919, रॉलेट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसको अगर आप सबसे पहले अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले होगा यही रॉलेट अधिनियम 1919, फिर आएगा रॉलेट सत्याग्रह, फिर आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, और फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सब जो है वो सीक्वेंस में ही लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम जो है वो नीचे दिए गए कूट से पता करें। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, गृह शासन आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अच्छा, इसको अरेंज करके लिखना है आपको, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात कीजिएगा तो कब, 1917, रॉलेट सत्याग्रह 1919, गृह शासन आंदोलन ये 1915-16 के बीच में हुआ है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919।
अब इसको आप लोग बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूट में से दिए गए सही उत्तर का कालानुक्रम चयन कीजिए। नौजवान भारत सभा का निर्माण, स्वराज्य दल का निर्माण, दांडी मार्च और जलियांवाला बाग त्रासदी। नौजवान भारत सभा का निर्माण की अगर बात करते हैं तो ये 1926 में हुआ है। स्वराज्य दल का निर्माण की अगर बात करते हैं तो ये 1923 में हुआ है। दांडी मार्च की अगर बात करते हैं तो ये 1930 में हुआ है। और जलियांवाला बाग त्रासदी की अगर बात करते हैं तो ये 1919 में हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। जमाना लाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, ये तो सही सुमेलित है। वर्धा का सत्याग्रह आश्रम जो है वो जमाना लाल बजाज जो है वो सेवाग्राम आश्रम से जुड़ा ही रहे थे, तो यह तो सही है। फिर उसके बाद और ऑप्शंस की अगर बात कीजिएगा तो और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन। यह भी बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही 1885 में, आप लोगों को याद होगा कि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी टलंग के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद है लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ये भी सही है। फिर उसके बाद है कि अच्छा सुमेलित नहीं है, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा, ये सही नहीं है क्योंकि सत्यशोधक समाज जो है वो 1875 में ज्योतिबा गोविंदराव फूले के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है भाई 18, अच्छा ये एक्चुअली ये 1 इधर है, ठीक है, ये 2 इधर है, ये 3 इधर है, ये 4 इधर है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको अगर आप सही से मैच कर रहे हैं, 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1883 से अगर ये मैच करेगा तो कलकत्ता में राष्ट्रीय यहाँ से मैच करेगा। फिर उसके बाद है 1906। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये 1906 से मैच करेगा। फिर है 1927। 1927 से अगर बात कीजिएगा तो अखिल भारतीय देसी राज प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद है 1932। 1932 में क्या हुआ था? व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा हुई थी। तो ये इस तरह से मैच करने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर से सही उत्तर चुनिए। एक साइड घटनाएं हैं और दूसरे साइड उसका परिणाम दिया गया है। फिर है कि मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार मैच कर जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से। फिर है कि साइमन कमीशन, साइमन कमीशन मैच कर जाएगा देशव्यापी आंदोलन से। इसके बाद देशव्यापी आंदोलन हो गया था क्योंकि इसमें कोई भी जो थे वो भारतीय नहीं थे। चौरी चौरा घटना की अगर बात कीजिएगा तो चौरी चौरा जो घटना है वो मैच कर जाएगा आंदोलन का वापस लिए जाना से। और फिर है दांडी मार्च, दांडी मार्च मैच कर जाएगा नमक का अवैध निर्माण से, ठीक है। तो ये इस तरह से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो बिहार के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों ने ही बंगाल में हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी भी बनाया था। तो भारत में ही जब सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो 1763 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया था? मीर कासिम ने। एक्चुअली मीर कासिम जो था वो एलिस को पराजित करके पटना पर अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट है कि पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो पटना नगर पे किसने अधिकार कर लिया था? फिर मीर कासिम किया और उसके बाद मीर कासिम के बाद किसने कर लिया था? हेक्टर मुनरो ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेक्टर मुनरो ने। आगे बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब किया गया था?
तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब किया गया था? 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1912 में। आगे है कि मुंगेर का बढ़िया ताल, ठीक है, मुंगेर का जो बढ़िया ताल है, विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना, क्योंकि एक्चुअली जो बकासत भूमि की वापसी की मांग की गई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मुंगेर के बढ़ैया ताल में विद्रोह का जो जमींदारी प्रथा की समाप्ति नहीं होगा, बकासत भूमि की वापसी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। बिल्कुल सही है। तो वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो वर्तमान गुलजारबाग स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस था वो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेज फैक्ट्री था। आगे है कि बक्सर, बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध आप लोगों को याद होगा 1764 में हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मतलब शाह आलम द्वितीय था, और अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। और ब्रिटिश के तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना जो है वो 1942 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 में। आगे है कि बिहार में अंग्रेजों के द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में विचार कीजिए। कह रहा है बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। बिल्कुल सही है। फिर 1866 में सारण जिला के दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। यह भी जो है वो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आगे है कि 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया जाना, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखानाओं की स्थापना जो है वो कहाँ किया था? तो मीर कासिम जो है वो बंदूक और तोपों की कारखानों का स्थापना जो है वो कहाँ किया था? मुंगेर में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंगेर में किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में पुस्तिका जो है वो प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ए और दो जो है वो दोनों सही है। आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इसका सही कालानुक्रम क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। अगस्त प्रस्ताव, आईएनए मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन और रॉयल इंडिया नेटिव रेटिंग्स, रॉयल इंडिया नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। हाँ, तो अगस्त प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव हुआ कब? 8 अगस्त 1940 को। आईएनए मुकदमा की अगर बात कीजिएगा तो ये हुआ नवंबर 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग भली भांति परिचित होंगे, 1942 में। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह हुआ था कब? 1946 में। अब इसको आप लोग बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में संवैधानिक शासन जो है वो 1937 में प्रारंभ हुआ। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत 6 राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया था। और इसी के तहत बिहार विधानसभा में 152 और विधान परिषद में 30 सीटों की व्यवस्था जो है वो किया गया था। तो प्रथम विधानसभा के लिए जो चुनाव है वो कब हुआ था? 1937 में हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था वो क्या था, रॉल्फ फिंच था, जो कि पहला अंग्रेज यात्री बिहार का यात्रा किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉल्फ रॉल्फ फिंच। फिर है कि बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1764 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण का नील विद्रोह जो है वो किस गांव से प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण का नील विद्रोह जो है वो पंडौल गांव से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडौल गांव से प्रारंभ हुआ था। फिर है कि किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो गांधी दिवस के रूप में मनाया गया 15 जून 1944 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जून 1944 को। फिर है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो पटना में स्थित गोलघर का जो निर्माण है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, यही आपसे पूछते कि किसने कराया था, तो जॉन गॉन्स्टीन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कब, 1786 में। और यह जो है वो 96 फीट ऊंचा है और नीचे इसकी दीवार जो है वो 12 फीट मोटा है। आगे है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो बिहार में 1929 में किसान सभा का आरंभ जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही बिहार में किसान सभा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि अली गौहर का बिहार अभियान जो है वो किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो अली गौहर का जो बिहार अभियान है वो 1759 में समाप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1759 में। फिर है कि बिरसा मुंडा के अनुयायियों उन्हें किसका अवतार मानते थे। तो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे वो आप लोग पढ़े होंगे कि उनको पृथ्वी के जनक के नाम से बुलाते थे और धरती अब्बा के नाम से उनको जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धरती अब्बा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन था, आगा खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो यह जो है वो 1916 से लेकर 1922 वाला जो टेन्योर है वो प्रदर्शित करता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1916 से लेकर 1922 के बीच। फिर है कि एनी बेसेंट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह आपको बताना है। तो कह रहा है कि होम रूल का आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य ये बनी थी 1889 में, ये संस्थापिका नहीं थी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो मैडम बॉल्बिस्की और कर्नल अल्कॉट के द्वारा किया गया था। तो ये दूसरा गलत है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, ये बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट को ही चुना गया था। तो यह तो बिल्कुल सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है, यह आपको बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात कीजिएगा तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मील हड़ताल की बात कीजिएगा तो 1918 में हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1918, याद रखिएगा डेट भी, 15 मार्च 1918 को हुआ था। वहीं अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात कीजिएगा तो यह भी 1918 में हुआ था। और वह असहयोग आंदोलन तो हुआ था 1920 में। तो अब इसको आप लोग बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। यह किसानों से जुड़ा हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह जो था वो किसानों से ही जुड़ा हुआ था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग दिया था, यह भी बिल्कुल सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह आंदोलन जो है वो बिहार राज्य के चंपारण जिले में हुआ था, यह अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था। तो यहाँ सही कौन नहीं है, तो डी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह जो है वो संगठित करने का क्या कारण था। कह रहा है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की, तो यही कारण था। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, नहीं ये नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल एक जो ही है वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे है कि विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो बिहार वाले क्षेत्र से मैच करेंगे। खुदाई खिदमत गार की अगर बात कीजिएगा तो यह NWFP के साथ मैच करेंगे। फिर है स्वामी रामानंद की अगर बात कीजिएगा तो जो स्वामी रामानंद थे वो हैदराबाद के साथ मैच करेंगे, और अब्दुल हमीद खान जो थे वो दक्षिणी असम के साथ मैच करेंगे। क्लियर है, चलिए। NWF का मतलब समझते हैं ना, NWFP का मतलब, NWFP एक्चुअली वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को कहा जाता है। अच्छा, अब इधर है, चलिए। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए पुट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और बकासत संघर्ष, यह किसके किसके साथ मैच करेगा, यह आपको मैच करवाना है। चलिए, बारदोली सत्याग्रह जो है वो किसके साथ मैच करेगा। बारदोली सत्याग्रह को अगर आप लोग मैच करवाइएगा तो यह मैच करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। भारतीय किसान विश्वविद्यालय की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा NG रंगा से। बंगाल प्रजा पार्टी की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा फजूल हक से। और बकासत संघर्ष की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, जिनको कि शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट में किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था। इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया गया था। फिर है कि ये तो नहीं है। फिर है इसमें भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया था, ये भी गलत है। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था, तो ये बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट जो है वो उसमें यही था कि बिना कोई दलील के, बिना कोई वकील, बिना कोई अपील, बिना कोई दलील का कानून इसको जो है वो कहा गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए किया गया था, काली कोठरी घटना के बाद नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसी के बाद हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य की अगर बात कीजिएगा तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, हाँ ये तो था ही। मुस्लिम समाज का सुधार, ये नहीं था। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ये भी नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये था। तो पहला और चौथा यहाँ सही है और दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से लेकर 1922 तक रही, बिल्कुल सही है।
1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति जो है वो इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। M.A. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन का समर्थन किए थे, ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इस आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन और बारदोली प्रस्ताव। तो असहयोग आंदोलन के समय ही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, कहीं कहीं 5 फरवरी भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। असहयोग आंदोलन का स्थगन की अगर बात करते हैं तो इसी से फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया और फिर उसके बाद बारदोली प्रस्ताव लाया गया। तो इस तरह से इसको अगर आप मैच कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव और फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो सबसे अंत में हुई थी। तो कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी, यहाँ पे कौन कौन सा घटना दिया हुआ है। चौरी चौरा की घटना, उसके बाद फिर है डांडी मार्च, गांधी अरविंद समझौता और सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा, यानी कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है वो दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं चौरी चौरा की घटना की, तो चौरी चौरा की घटना कब, 1922। डांडी मार्च की अगर बात कीजिएगा तो डांडी मार्च 1930। गांधी अरविंद समझौता की अगर बात कीजिएगा तो 5 मार्च 1931। और सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा कीजिएगा तो 16 अगस्त 1932। अब इसको आप लोग बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि एक साइड आयोग के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। रेलवे आयोग और अकाल आयोग, सिंचाई आयोग और पुलिस सुधार आयोग। रेलवे आयोग की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो ये एंड्रू फ्रेजर के साथ मैच करेगा। अकाल आयोग की अगर बात अच्छा सॉरी गलती हो गया, रेलवे आयोग की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा टॉम्स रॉबर्टसन से। उसके बाद फिर अकाल आयोग की बात कीजिएगा तो कॉलिन स्कॉट मॉन्डिफ के साथ मैच करेगा। सिंचाई आयोग की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच कर जाएगा सॉरी रेलवे आयोग मैच करेगा टॉमस रॉबर्टसन से। अकाल आयोग की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये मैच करेगा एंथनी मैकडोनल्ड से। सिंचाई आयोग मैच करेगा कॉलिन स्कॉट मॉन्डिफ से। और पुलिस सुधार आयोग जो है वो मैच करेगा एंड्रू फ्रेजर से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार और कृषक प्रजा पार्टी। इसको अगर आप लोग मैच कीजिएगा तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मैच करेगा अल्लाह बख्श से। खाकसार पार्टी की अगर बात करते हैं तो यह मैच करेगा अल्लाह मशरिकी से। खुदाई खिदमतगार की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा, खुदाई खिदमतगार यहाँ मैच करेगा किससे, अबुल गफ्फार खां से। और कृषक प्रजा पार्टी जो है वो मैच करेगा फजहुल हक से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड से चुनिए। निम्नलिखित में से सही तिथिवार क्रम को दिए गए नीचे कोड से आपको चुनना है। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और गांधी अरविंद समझौता। तो इसको अगर आप लोग मैच करेंगे तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 की अगर बात है। फिर उसके बाद साइमन कमीशन 1927, होम रूल आंदोलन सबसे पहले 1905 में, ठीक है। और फिर उसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन होगा और गांधी अरविंद समझौता होगा 1931 में। तो इस तरह से आप लोग इसको बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। यह देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आ जाऊँगा दूसरे वाले वीडियो में। अभी टाइम थोड़ा ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें 87 क्वेश्चन नंबर तक करवा दिया हूँ। नेक्स्ट वाला जो वीडियो पार्ट होगा उसमें मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।